नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे ने पिता के स्वाभिमान को पहुंचाई ठेस तो पिता ने किया कुछ ऐसा कि बेटे बहू के होश उड़ गए। रतन जी की रिटायरमेंट में बस कुछ ही समय बचा था। वह चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले अपने बेटे की शादी कर दें। बेटी को तो उन्होंने लगभग 3 साल पहले ही ब्याह दिया था और वह अपने घर में खुश थी। इस बात को लेकर रतन जी और उनकी पत्नी सुगंधा जी को बहुत तसल्ली थी। उनका बेटा MBA कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था। उसकी आय भी अच्छी थी, इसलिए रतन जी अब उसके रिश्ते की बात करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2-4 लोगों को कहा भी था और सुगंधा जी ने भी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारी में अपने बेटे अमन के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। उनकी कोई मांग नहीं थी, लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू, उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वह घर में मिलजुल कर रह सके। सुगंधा जी खुद भी शुरू से संयुक्त परिवार में रही थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही उनके देवर ने अपना मकान बनवा लिया था और वह अलग रहने चले गए थे। लेकिन अब भी सारे परिवार में बहुत प्यार था। रिश्ते की बात चली तो आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आया रहता था। रतन जी ने अमन और उसकी मां सुगंधा जी पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ रखी थी। सुगंधा जी को तो बस अमन की पसंद पर ही मुहर लगानी थी। देखभाल कर अमन ने अपनी बहन वर्षा के साथ सलाह कर एक लड़की निशा को पसंद किया था, जो कि उसकी तरह ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अमन को लगता कि एक जैसी कंपनी में काम करने से वह उसके काम के दबाव को भी समझ पाएगी और साथ ही उसे देखने में और बात करने में भी वह अच्छी लगी थी। सुगंधा जी और रतन जी को भी निशा का परिवार बहुत भला लगा था। देखने में वो लोग बहुत अच्छे थे और बातचीत में बहुत भले। सुगंधा जी की एक सहेली ने यह रिश्ता करवाया था। देखते ही देखते ब्याह का दिन आ गया था और निशा ससुराल में अमन की दुल्हन बनकर प्रवेश कर गई थी। बाकी सारे रिश्तेदार तो शादी के अगले दिन चले गए थे, पर वर्षा कुछ दिन रुक गई थी। वर्षा के होते ही सुगंधा जी ने निशा से पहली रसोई बनवाने की रस्म करवा ली थी। निशा ने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया था और उसे सब घर वालों ने बहुत अच्छे तोहफे दिए थे। उसके अगले दिन अमन निशा को लेकर घूमने फिरने के लिए चला गया था। वर्षा के जाने से पहले ही अमन और निशा घूम फिर कर वापिस आ गए थे और सबके लिए तोहफे लाए थे। वर्षा ने महसूस किया कि निशा अपने मायके वालों के लिए उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छे और महंगे तोहफे लाई थी। सुगंधा जी से बात करने पर वह बोली, तुझे ऐसे ही वहम है, अभी नई नई शादी की शुरुआत है। मायके की तरफ थोड़ा झुकाव हमेशा लड़की का रहता ही है। तुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तेरी इकलौती भाभी है। वर्षा को माँ की बात ठीक लगी और वैसे भी उसे अगले दिन अपने घर वापस जाना था, तो वह खुशी खुशी अगले दिन अपने घर विदा हो गई। अमन और निशा अगले दिन निशा के मायके चले गए, जो कि उसी शहर में था। सारा दिन वहां बिताने के बाद रात को वहीं से खाना खाकर दोनों लौटे थे और अगले दिन दोनों को अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। अगले दिन सुबह हर बार की तरह सुगंधा जी उठी और उन्होंने अमन के साथ साथ निशा का भी टिफिन बना दिया था और दोनों के लिए नाश्ता भी पैक कर दिया। निशा और अमन एक ही गाड़ी में दफ्तर के लिए निकल गए। निशा का दफ्तर अमन के रास्ते में ही पड़ता था, तो यही तय हुआ कि अमन उसे छोड़ भी दिया करेगा और वापसी में ले भी आएगा। कुछ दिन तो यही दिनचर्या चलती रही। सुगंधा जी ने महसूस किया कि निशा उसके साथ बिल्कुल भी काम करवाने में दिलचस्पी नहीं लेती थी और सीधा अमन के साथ वापस आती और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। सुगंधा जी रात के खाने का इंतज़ाम करती रहती। शाम की चाय भी वह दोनों को कमरे में दे आती। निशा सिर्फ रात के खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाने के बाद दोबारा कमरे में चली जाती। ना तो वह सुगंधा जी और ना ही रतन जी के साथ खुलकर बात करती थी। पहले पहले तो सुगंधा जी को लगा कि शायद नई नई होने की वजह से और नया माहौल होने से वो अभी खुलकर बोल नहीं पा रही है, लेकिन अब तो शादी को लगभग 4 महीने होने को आ रहे थे। वर्षा भी अपनी सास की बीमारी की वजह से दोबारा मायके नहीं आ पाई। सुगंधा जी उसे यह सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। रतन जी की रिटायरमेंट का समय आ गया था और 2 दिन बाद उन्हें रिटायर होना था। खैर, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें वर्षा भी अपने पति अभिजीत के साथ शामिल हुई और एक दिन रहकर ही चली गई।
क्योंकि उसकी सास की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। निशा ने उस मौके पर भी वर्षा के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं की। यह बात वर्षा ने तो शायद ना सोची हो, लेकिन सुगंधा जी के मन को ठेस पहुंचा गई थी। खैर, रतन जी रिटायरमेंट के बाद सोच रहे थे कि वह अपना वक्त कैसे बिताएं, इसलिए उन्होंने सुबह अपनी कॉलोनी के एक पार्क में योगा की क्लास शुरू कर दी और दोपहर को वह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ते, जिनको पढ़ने का उन्हें शुरू से ही बहुत मन था, पर समय के अभाव से वह पढ़ नहीं पाते थे। उधर घर में सुगंधा जी ने रतन से कोई बात नहीं की थी, लेकिन रतन जी देख रहे थे कि सुगंधा जी कुछ उलझी सी रहती थी। उन्होंने जब पूछा तो सुगंधा जी पहले तो बात को टाल गईं, फिर बाद में बहू के व्यवहार के बारे में बोली तो रतन जी बोले, कई बार बच्चों को नई जगह में सहज होने में समय लगता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभी रिटायरमेंट को 15 दिन ही बीते थे कि निशा एक दिन कमरे से बाहर आई और बोली, पापा आप यहाँ ऐसे सुबह फालतू बैठकर अखबार पढ़ते रहते हो और दोपहर को लाइब्रेरी में जाकर किताबें, इससे अच्छा कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते। एक तो आमदनी हो जाएगी और देखो आपकी तो पेंशन भी नहीं आती, इससे अमन के ऊपर जो आपका बोझ बढ़ गया है वह भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि अमन ने बताया है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी सेविंग भी नहीं है, तो कल को हमें ही आपका सब कुछ करना है, तो जितनी देर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक क्यों ना आप कोई नौकरी शुरू कर दें। रतन जी और सुगंधा जी निशा के बात करने का अंदाज और उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। रतन जी ने एक बार अमन की तरफ देखा जो कि चुपचाप खड़ा था और जिसने अपनी बीबी को एक बार भी यह बात कहने के लिए मना नहीं किया था। कैसी बात कर रही हो बहू, हम दोनों क्या अब तुम्हारे ऊपर अपने बेटे के ऊपर बोझ हैं? सुगंधा जी ने पूछा। हाँ तो और नहीं तो क्या, कोई भी बूढ़ा बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान पर बोझ ही तो बन जाता है, जैसा आप बन गए हो, कहकर निशा मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रतन जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें लगा कि जैसे उनके स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जिस आदमी ने हमेशा से डटकर काम किया था, जिसके ईमानदारी के चर्चे पूरे दफ्तर में किए जाते हैं, जिसने अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक पैसा कभी उधार न लिया हो, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी सुगंधा जी ही जानती थी। और सबसे बड़ी बात थी कि उस समय अमन के चाचा जी और चाची जी भी आए हुए थे। दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अमन और निशा जब दफ्तर चले गए तब रतन जी ने गुस्से में कहा कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। रतन जी को शांत कराते हुए उनका छोटा भाई शरद बोला, भैया आप यह बात कैसे कह सकते हैं, यह घर आपका खरीदा हुआ है और आप इस घर को छोड़कर क्यों जाओगे भला। अगर किसी को जाना होगा तो वह अमन और निशा होंगे। एक बार उनको भी तो पता चले कि जिस आदमी को वह बेकार समझ रहे हैं उस आदमी ने उनके लिए सिर ढकने की छत बनाई है। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और सुगंधा जी की देवरानी नमिता उन्हें चुप कराने लगी, क्योंकि सुगंधा जी बहू की बातें सुन बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ दिन घर में मातम सा माहौल रहा। सुगंधा जी वैसे ही खाना बनाती रहीं और अमन और निशा बेशर्मों की तरह नाश्ता कर अपना टिफिन लेकर चले जाते और रात को बहुत बार बाहर से ही खाना खा कर आते। रतन जी के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। वो सुबह के निकलते और शाम को वापस आते। सुगंधा जी जब भी कुछ पूछती तो यही जवाब देते, वक्त आने पर बता दूंगा। फिर एक दिन रतन जी मिठाई का डब्बा लेकर आए और सुगंधा जी के मुंह में एक लड्डू भरते हुए बोले, बधाई हो, इस बूढ़े और बेकार आदमी को नौकरी मिल गई है। सुगंधा जी हैरानी से उनका मुंह देखने लगी तो वह बोले कि शरद ने उनकी नौकरी अपने ही दफ्तर में एक अकाउंटेंट के पद पर लगवा दी है, जहां पर उनका वेतन भी अच्छा है। और शाम को शरद और उनकी पत्नी नमिता भी आ गए। अमन और निशा जब घर आए तो सबको हंसते मुस्कुराते देख हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे आज बड़े दिनों बाद घर में खुशी का माहौल था। रतन जी तो बहुत ही खुश थे। कुछ ही देर बाद रतन जी के सारे दोस्त भी आ गए। अब निशा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो सुगंधा जी और नमिता ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। अमन ने रतन जी से पूछा, पापा आज क्या कोई पार्टी है घर में, या सब आपके दोस्त जो इकट्ठा हो रहे हैं। रतन जी ने उसे जवाब दिया, रुक जा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।
जब सारे इकट्ठा हो गए तो रतन जी के एक दोस्त ने पूछा, अरे यार अब बता भी दो कि तुमने हम सबको अचानक से क्यों बुलाया है। रतन जी बोले, आज खुशियों का दिन है, इस बूढ़े को नौकरी मिल गई है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ, अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। अब मैं अपना और अपनी बीबी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी अब मुझे बूढ़ा और बेकार कहने की। यह सब कहते कहते रतन जी अमन और निशा की तरफ देख रहे थे। सबकी समझ में अब सारी बातें आ रही थी, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। रतन जी खुशी खुशी बोले, आज मेरी तरफ से सबको पार्टी है। सब खा पी कर और उन्हें बधाइयाँ देकर चले गए। अब रतन जी, सुगंधा जी और उनके छोटे भाई शरद और नमिता बाकी रह गए थे। रतन जी ने अमन और निशा को बुलाकर कहा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने घर में अपने मर्जी से रहना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में वो लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हों। अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें 15 दिन की मोहल्लत दे रहा हूँ। यह बात सुनकर अमन का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली जैसे शहर में नया घर किराए पर ढूंढने का मतलब है उसकी आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के अन्य खर्चे जो होंगे वह अलग। उसने अंदर कमरे में जाकर निशा को समझाया। दोनों आकर माता पिता के पांव में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। सुगंधा जी बोली, बहू हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जब अपने ही बेटे पर हम बोझ बन गए हैं तो तुम तो पराई हो। बेटा, बच्चे बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनते हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गए हैं। अगर यह बोझ तुम्हारे कंधों पर ज़्यादा दिन तक रहा तो तुम इस बोझ के भार तले दब जाओगे और कोई भी माता पिता अपने बेटे को दबा हुआ नहीं देख सकते हैं। बेटे, मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। अगर हमने तुम्हारी परवरिश में कमी रखी होती तो आज बहुत सारी सेविंग की होती, लेकिन ये सब तुम्हें आने वाले समय में पता चल जाएगा जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे। बेटा, हमारी सेविंग इतनी भी कम नहीं है कि हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत पड़े। अमन बेटे, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें तो 15 दिन के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम स्वाभिमान से रह सके। तुम मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरे पति का स्वाभिमान मेरे बेटे के मोह से कहीं अधिक बढ़कर है। यह कहते हुए सुगंधा जी वहां से उठी और रसोई घर में चली गईं। शरद और नमिता जी भी अपने घर के लिए निकल पड़े। अमन और निशा वहीं खड़े थे। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पापा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उनके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आपको रतन जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।